आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है इत्तेहाद के पेच में फंसा यूपीए और एनडीए। जी हां, चाहे यूपीए की बात कर लें चाहे एनडीए की बात कर लें, दोनों ही जगह कहीं ना कहीं इत्तेहाद को लेकर के गहमा गहमी इस वक्त देखने को मिल रही है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के कल अजीम इत्तेहाद की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है और इस मीटिंग में साबिक सीएम जीतन राम मांझी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। तो उधर उपेंद्र कुशवाहा भी मीटिंग से पहले दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी तनाजा खत्म भी नहीं हुआ, तो लोक जनशक्ति पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन चिराग पासवान ने भी सीट बंटवारे को लेकर के इंतबाह दे दिया। चिराग पासवान के मुताबिक सीटों को लेकर के बीजेपी के साथ अभी तक कुछ ठोस आगे नहीं बढ़ पाया और इन सब के बीच चिराग पासवान ने जो बातें कही हैं उसको लेकर के सीधे सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मेरी तो सलाह है कि आप यूपी में आ जाइए। उधर अपोजिशन के अजीम इत्तेहाद को लेकर के भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी हालात ठीक नहीं लग रहे। बीएसपी सदर मायावती के यौम पैदाइश पर खबर यह मिल रही है कि लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और बीएसपी में इत्तेहाद का ऐलान हो सकता है। पार्टी मायावती के यौम पैदाइश में यानी कि 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर जब वो मनाती है तो इसको लेकर के इंतखाबात में एक दूसरे से इत्तेहाद का ऐलान हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कांग्रेस को बाहर रखा जा सकता है और साथ में सपा बसपा और उसके अलावा अजीत सिंह की भी पार्टी को रखा जा सकता है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस इस अजीम इत्तेहाद से बाहर रहेगी? वहीं इन सब के बीच अब ममता बनर्जी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कांग्रेस कई जगह पर अकेले लड़ सकती है और पीएम ओहदे को लेकर के अभी राहुल गांधी के चेहरे पर या फिर पीएम ओहदे को लेकर के भी किसी तरह का कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सीधे तौर पर चाहे वो एनडीए की बात हो और चाहे यूपीए की बात हो, वहां पर इत्तेहाद को लेकर के अभी कशमकश और गहमा गहमी बनी हुई है। असल में सभी पार्टियां 2019 के लिहाज से अपनी अपनी सियासी जमीन को टटोलते हुए प्रेशर भी बना रही हैं। आखिर पूरे मामले पर फाइनल तस्वीर दोनों ही अगर दोनों ही तरफ देखें यूपी और एनडीए में तो क्या होगी, इसको लेकर के हम जरा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। और अजीम इत्तेहाद चाहे वो यूपीए की बात हो चाहे वो एनडीए की बात हो, इसको हम हर परत पर समझने की कोशिश करेंगे। तो 2019 को लेकर के सभी जो सियासी पार्टियां हैं अपनी अपनी गोटियां फिट करने में इस वक्त लगी हुई हैं। इन सब के बीच खबर यह भी है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के कल अजीम इत्तेहाद की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है और इस मीटिंग में साबिक सीएम जीतन राम मांझी और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी मीटिंग से पहले दिल्ली रवाना हो गए। बाकायदा वो एक प्रोग्राम में शामिल थे लेकिन वो प्रोग्राम छोड़ करके दिल्ली पहुंच गए। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई फैसला हो सकता है। तो इत्तेहाद को लेकर के कल जारी गहमा गहमी पर इधर अखिलेश यादव और मुख्तार अब्बास नकवी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसके साथ ही दिल्ली में एलजेपी तर्जुमान अशरफ अंसारी ने भी चिराग पासवान से मुलाकात की और इसके बाद अशरफ अंसारी ने कहा कि पार्लिमानी बोर्ड के सदस्य चिराग पासवान ने ट्वीट करके तस्वीर जाहिर कर दी। तो बिहार की महागठबंधन की बैठक है कि समझते देश के महागठबंधन की बैठक है अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कल मैंने 20 तारीख को 1:30 बजे आईसीसी में बैठक है और उसके लिए जैसा कि हमको सुनने में आया है, हम कंफर्म नहीं है कि तेजस्वी जी को भी कहा गया है और महागठबंधन के लोग बिहार के लोग हैं उनको भी कहा गया है, वो लोग आएंगे। तो किस मुद्दा पर बात होना है इसकी कोई चर्चा नहीं है। हम तो यही समझते हैं कि महागठबंधन एक ग्रैंड अलायंस के रूप में काम करे। कोई विचार कोई दे रहा है तो ये जरूरी नहीं कि पूरे गठबंधन का यही विचार हो, तो ये लगातार एक्सरसाइज चलती रहेगी। इससे बीजेपी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीय है और यहाँ का देश का किसान तैयार है, देश का किसान और नौजवान तैयार है इनको हटाने के लिए। देखो भैया, अभी अलायंस बना नहीं, गठबंधन बना नहीं, गठबंधन से पहले लठबंधन शुरू हो गया है। तो अब गठबंधन जब बनेगा और उसके बाद क्या होगा उसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। देर होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ऊहापोह की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए उन्होंने एक चिंता जाहिर की है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र कर लिया जाए। तो सरकार कम से कम ये तो बताए कि हाँ क्या हमने किया है इतने दिनों में और उसमें हम जनता के बीच में जाकर उनको ये कह सकें कि हाँ हमने ये किया है। इसी वजह से वो उनकी चिंता है कि जितना जल्द से जल्द हो सके इन सब मुद्दों पर सरकार हम लोगों को भी बताए और जो भी सीटों का जो बंटवारा होना है वो शीघ्र।
तो आपने सुना जो हमने रिपोर्ट दिखाई और जो तमाम बयानात भी सामने आए, उसको देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक दूसरे पर लगातार हमला तो किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो। और खासतौर पर बीजेपी अजीम इत्तेहाद को लेकर के काफी ज्यादा हमलावर है। वो ये भी कह रही है कि वो गठबंधन नहीं है बल्कि महागठबंधन की जगह महाठगबंधन है। इन सबके साथ ही साथ पीएम ओहदे के जो चेहरे के तौर पर बार बार सवाल खड़े होते हैं, तो बीजेपी उसको लेकर के भी लगातार अपोजिशन पर हमलावर है। लेकिन खुद एनडीए के खेमे में भी टूट और जो दरक है वो दिखाई दे रही है। और खासतौर पर बीजेपी बिहार से तो किस तरीके की खबरें आ रही है वो हम सभी देख रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बार बार शिवसेना खड़ी कर रही है। ऐसे में 2019 की जो तस्वीर है वो कैसे बनेगी, इस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने मेहमानों से हम आपका तारुफ करा देते क्योंकि हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लीडर महेश वर्मा जी हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के तर्जुमान राजकुमार भाटी जी हैं। वहीं हमारे साथ कांग्रेस के लीडर अरशद आसमी साहब भी जुड़ चुके हैं। तो सीपीआई के भी लीडर हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अंबिकानंद साहे साहब भी मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। महेश जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं कि आप महागठबंधन को महाठगबंधन बता दीजिए, पीएम ओहदे को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर दीजिए, लेकिन अपना कुनबा तो आपसे संभल नहीं रहा है। वहां पर किस तरह की टूट है, किस तरह से सामने आपके लीडर्स सामने आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और एक गैर मुतमईनी साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। कैसे संभालेंगे आप अपना घर? जो आपकी चिंता है वो बड़ी स्वाभाविक है और इस तरह की चिंता भी रखनी चाहिए। जो देश को अच्छे से चला रहे हैं, तो सबका साथ और सबका विकास जो है करने वाली जो हमारी पार्टी है और जिस तरह से हम लोगों ने सबको इकट्ठा किया, और वो इसलिए इकट्ठा नहीं किया, इनमें से बहुत आप 41 हमारे घटक दल थे और उसमें से जरूरी नहीं है कि उन लोगों ने हमें कोई एमपी सीट जिता के और हमें कहीं पार्लियामेंट में वो मदद कर रहे हैं, इसलिए हम उनको नहीं जोड़े हुए। वो इसलिए भी जोड़े हुए हैं कि वो जिस जिस क्षेत्र और जिस जिस संप्रदाय से, वर्ग से या जाति से या जिस तरह के भी लोग हैं जो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन सबके साथ सरोकार हम रखें और उनका सबका विकास हो और सबका साथ हो। तो एक तो पहली प्राथमिकता हमारी जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसकी ये है। दूसरी प्राथमिकता ये है कि आज जो हमारे लोग हैं, आखिर में उपेंद्र कुशवाहा जी का जाने का कारण मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब वो कहेंगे क्या कि भाई हम वो कौन सी ऐसी बात जो है उनको, वो सिर्फ सीट का नाम ले रहे हैं कि हमें सीट बंटवारा, हमें प्रॉपर हमारा हक नहीं मिल रहा है या हमें वो चीज नहीं मिल रहा है जो चीज हमें चाहिए। तो ऐसी बातें कह के आप राजनीति अगर कर रहे हैं और यूपीए में जा रहे हैं और कांग्रेस के गोद में बैठ रहे हैं, तो ये जनता जो है अब वो उस तरह की नहीं रही कि आपको एक कुशवाहा जाति की वजह से आपको बहुत बड़ा समर्थन या बहुत बड़ा सपोर्ट जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये वो गलती कर रहे हैं और आफ्टर ऑल मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि वो कांग्रेस में जो है अपनी पार्टी को मर्ज कर दें और वहीं से वो चुनाव एक टिकट मिलेगा उस पर लड़ उड़ के अपना। लेकिन आप ये सीधे तौर पर आपने ये कह दिया कि बहुत ज्यादा इस कुशवाहा जात को लेकर के उनको गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए और शायद आप इसी वजह से उन्हें अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं साहब, मैं ये कह रहा हूं कि वो इस तरह से जाति पाति संप्रदाय वर्ग का जो ये जो राजनीति वो करना चाह रहे हैं और जिस राजनीति पे जिस पे राह पे वो चले हुए हैं और जिसको लेके उनको गुमान है या ये कहिए कि अभिमान है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो किसी तरह से गलत राह पर है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो रास्ता मुझे समझ में नहीं रहा है कि वो राजनीति वो किस वजह से ऐसे कर रहे हैं। अर्शद साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए यहां पर तो आप देखिए कि आज खास तौर पर यूपी से तो बड़ी खबर आ गई कि अगर ऐसा हो जाता है कि आपके बगैर समाजवादी पार्टी और बसपा इत्तेहाद कर लेती हैं तो आप यूपी में जीरो हो जाएंगे। क्या आप ये चाहते हैं कि यूपी में इस तरीके से इत्तेहाद हो? और ममता बनर्जी भी देखिए बार बार और तमाम दूसरे लीडरान भी ये बात कहते हैं कि अभी कोई चेहरा सामने नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे अजीम इत्तेहाद का पार्ट बनेगी? आपके सदर पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे वो तो बात की बात हो गई। अब तो ये बात हो गई है कि आप उसके पार्ट रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। 2 मिनट में आपकी बात रखें। देखिए, देश का मिजाज जिस तरह बदल रहा है जी, और मोदी जी के चेहरे जिस तरह धुंधले होते जा रहे हैं, ये अजीम इत्तेहाद को बनाने में मैं समझता हूं कि अब कोई कसर नहीं बचेगी, क्योंकि देश में आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात ना करें, आप बहुत बड़ा देश है और पूरे देश में आप अगर माहौल देखेंगे तो चाहे गुजरात हो,
चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, बिहार हो, और उत्तर प्रदेश का भी जो गठबंधन है, आप क्या समझते हैं, ये गठबंधन क्या मोदी के फेवर में हो रहा है? ये गठबंधन भी मोदी जी के अपोजिशन में हो रहा है। देश का किसान नाराज है, देश का नौजवान नाराज है, देश का व्यापारी नाराज है। ये सारी नाराजगियां, ये पार्टियां, जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको भी जनता के हिसाब से ही आगे बढ़ना है। और ये जनता पूरे तरीके से मोदी जी को नकार चुकी है। आने वाले 2019 के चुनाव में जो देश का माहौल बनने वाला, मैं देखिए, आप मोदी जी को कोस लीजिए, बीजेपी को कोस लीजिए, लेकिन मैं अजीम इत्तेहाद के बारे में यह पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी आज यूपी से जो बात सामने आई, ममता बनर्जी जो बात कह रही हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप क्या सिर्फ चंद्रबाबू नायडू जी या स्टालिन साहब के भरोसे अजीम इत्तेहाद में जाएंगे? नहीं, देखिए, आप देखिए, अभी तो एक 3 राज्य का जो है चुनाव हुआ और मोदी जी फौरन जीएसटी पे उतर आए, फौरन किसान के कर माफी पे उतर आए, फौरन इलेक्ट्रिक बिल माफी पे आ गए। तो अभी तो धुंधलापन, अभी तो धुआं है, छटने दीजिए, अभी छटने दीजिए। आप देखेंगे कि सब एक साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, चाहे वो इलेक्शन अलग लड़ के भी अगर बाद में इकट्ठा हो या पहले से इकट्ठा हो जाए, लेकिन सभी लामबंद है मोदी जी के खिलाफ। ऑप्शंस जो है, आपने देखिए ऑप्शन दे दिया एक तरह से, मतलब प्री पोल और पोस्ट पोल की बात कर दी आपने कि क्या पहले ही नहीं बाद में भी इत्तेहाद हो सकता है। तो क्या भाटी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि एक तरीके से जो आज सुगबुगाहट नजर आई यूपी से, उस सुगबुगाहट का असर है कि आजमी साहब को यह कहना पड़ रहा है कि चलिए ठीक है, बाद में भी हम इत्तेहाद की बात कर सकते हैं, लेकिन पहले अभी बीजेपी हटाओ। देखिए, अभी पीछे गोरखपुर, फूलपुर और कैराना के उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। कैराना नूरपुर का बाद में हुआ। उस उपचुनाव में ही लगभग दोनों पार्टियों के बीच में सहमति बन गई थी, आपसी समझ बन गई थी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में, और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव और बहन जी मायावती जी के बीच में, कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ेंगे। बाकी अभी तक पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने कोई औपचारिक ऐलान इसका नहीं किया है कि गठबंधन किस, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान ही बाकी है? हाँ, ये तो लगभग तय है कि औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन कितनी सीटें किसको दी जा रही हैं, कौन कौन सी पार्टी इसमें शामिल होंगी, लोकदल या कांग्रेस या कौन कौन होंगे, इसका औपचारिक ऐलान का हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब तक हमारे नेता इसका ऐलान नहीं कर देते हैं, तब तक इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि जो 2014 का चुनाव हुआ था, वो कांग्रेस के खिलाफ एक देश में एक निराशा थी और कांग्रेस से नाराजगी थी, और नरेंद्र मोदी को जिस तरह एक आभा मंडित किया गया और उनका एक चमत्कारी व्यक्तित्व देश के सामने पेश किया गया, उससे लोगों को उम्मीदें जगी कि ये आदमी शायद कुछ करेगा, शायद हमारे दुख दर्दों को कुछ कम करेगा और देश के विकास का कोई काम होगा। लेकिन इन 4.5 साल के शासनकाल में उन्होंने देश को बहुत बुरी तरह निराश किया है, लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। तो दोबारा से क्या कांग्रेस से उम्मीदें हैं? वो सही दिशा में ले जाने के बजाय उल्टी दिशा में देश को लेके गए हैं। देश की सोच भी बदली है, देश का ताना बाना भी कमजोर किया, देश का भाईचारा भी कमजोर किया, देश के नौजवानों के अंदर एक जो भावनाएं जो है फिरका परस्ती की और नफरत की भावनाएं पैदा की हैं, और देश जो उन्होंने वादे 2014 में किए थे उनमें से एक लेकिन इत्तेहाद पर बात नहीं कर रहे। हाँ, मैं उसी पा रहा हूं, उसमें एक भी वादा पूरा करना तो अलग बात है, एक भी वादे की तरफ बढ़े भी नहीं, उन्हें भूल गए। तो ऐसी परिस्थितियों में देश की जनता में इत्तेहाद है, देश की जनता चाहती है बीजेपी हारे, नरेंद्र मोदी जी हटें, नया प्रधानमंत्री देश को मिले। इसमें अब किस किस प्रदेश में कौन कौन पार्टियां मिलकर लड़ती हैं, लेकिन हर प्रदेश में बीजेपी को हराने वाली ताकतें मौजूद हैं और बहुत ताकतवर ताकतें। लेकिन वही बात है ना कि अलग अलग जो उंगलियां हैं वो मुट्ठी बन पाएंगी या नहीं, यही तो सवाल है सर। कि बहुत सी ताकतें हैं, लेकिन जिसके सामने आप खड़े हैं और आपके सामने जो ताकत है, उस ताकत के लिए क्या आपको एक साथ आने की जरूरत नहीं है? आप ये कहेंगे कि जरूरत है, लेकिन कितना साथ आप पाए, वो जो अलग अलग उंगलियां हैं वो मुट्ठी बन पाई या नहीं बन पाई, वही तो सवाल है। इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन विवेक जी, इन सब के बीच देखिए, सपा बसपा ठीक है, अपनी अपनी जो है कहीं ना कहीं सियासी जमीन के हिसाब से कांग्रेस को यूपी में कितना फुटेज देना है, नहीं देना, माइलेज देना नहीं देना, उसके हिसाब से वो फैसला करेंगी। लेकिन अगर बाकी मुल्क की बात कर लें, ठीक है, ममता जी का भी कहीं ना कहीं रुख एक तरीके से साइलेंस नजर आता है, लेकिन बाकी अगर मुल्क को देखें तो क्या कांग्रेस वहां पर मजबूत ऐसा है कि बाकी जगहों, चाहे वो यूपी बिहार में
यूपी में खास तौर पर और पश्चिम बंगाल में अलग हट करके बाकी जगह पर एक अजीम इत्तेहाद के तौर पर कांग्रेस रहे, ऐसा कुछ होगा क्या? जी देखिए, पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं, एक क्वेश्चन जो मीडिया बार बार उठा रहा है, सोशल मीडिया भी उठा रहा है बार बार, वो प्रधानमंत्री के फेस के ऊपर उठा रहा है। और बार बार हम भी मीडिया पे जाते हैं तो हम यही समझाते हैं कि 2004 का चुनाव अगर आप देखें और 10 साल जो यूपीए का शासन रहा था, जिसमें पहले के 5 साल वामपंथियों ने सपोर्ट दिया था, उसके अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर का फेस नहीं थे। चुनाव पॉलिसीज पे लड़ा गया था, मिनिमम कॉमन एक प्रोग्राम बनाया गया था और हम लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। उन्होंने एक कैंडिडेट अपना डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाया। तो कांग्रेस उस वक्त, लेकिन सर इतने कम वक्त नहीं बचा हुआ था। मैं यही जानना, ये कंप्लीट एंड यू काउंटर मी। बिल्कुल। अब पहली चीज तो यानी कि चुनाव अभी भी कांग्रेस फॉर्मली राहुल का नाम नहीं ले रही है, कुछ सपोर्टिंग दल ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले जबरदस्ती इसको राहुल वर्सेस मोदी बना रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। फाइट होगी सेक्युलरिज्म ऑन वन साइड एंड कम्युनल फोर्सेस ऑन द अदर साइड। दिस इज द बिग डिवाइड। इसी पॉलिसी पे चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ प्री पोल अलायंस होंगे, कुछ पोस्ट पोल अलायंस होंगे। राज्यों के हिसाब से स्ट्रेंथ देखी जाएगी। जैसे यूपी में आप देख रहे हैं कहां कौन ताकतवर है, उसके हिसाब से समीकरण बनेंगे जो कि राज्यों के हिसाब से होंगे। और मैं आपको इस बात का आश्वासन दिलाता हूं, जो अभी अखिलेश जी ने बोला टेलीविजन के ऊपर, 29 और 30 नवंबर को इसी रामलीला मैदान में 10 लाख फार्मर्स इकट्ठे हुए थे। उसमें अतुल अंजान भी थे, उसमें फारूक अब्दुल्ला भी आए थे, उसमें राहुल गांधी भी आए थे। बोलने दीजिए प्लीज। और फार्मर्स और किसानों के इशू पे जो मोदी साहब ने करा, तो 3 राज्य इनके हाथ से जा चुके हैं और बाकी जो 2 राज्य थे उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है। तो ये बड़ी श्योर शॉट बात है कि जिस तरीके से सभी घटक दल धीरे धीरे करके हम इकट्ठे हो रहे हैं। जो रियासतें हटी वहां पर परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक थी। कहां 2 में कहां बीजेपी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी सर। उसमें अलग हो जाते हैं, हम कहीं और चले जाएंगे। जल्दी से मैं आपकी बात समझ लूं। अब दूसरी बात जो है, जो हमारा कहना है, किसानों के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म के मुद्दे पे लड़ा जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का फेस बाद में डिसाइड होगा और किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन वही बात है कि आपने कहा 2014 को देखिए, 4 को देखिए और उसके बाद 2018 को देखिए। मैं आऊंगा उस पर, काउंटर भी करूंगा, लेकिन साहिब सर के पास जाना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपसे ये जरूर समझने की कोशिश है कि क्या इतने कम वक्त तक में भी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ना बन पाना सवाल नहीं खड़े करता? ऑलरेडी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लड़ रहे हैं सर। मैं आऊंगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो भी आप बताइएगा। लेकिन साहिब सर देखिए, यहां पर तमाम तरह की बातें आ गई, सबके अपने दावे हैं और सबके अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि सब अपनी अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं, अपनी अपनी गोटियां फिक्स करना चाहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? 2004 भी आपने देखा है, उससे पहले भी देखा है, एक भी फिर उसके बाद चाहे 14 की बात हो और अब भी देख रहे हैं। इत्तेहाद को लेकर के एनडीए और यूपीओ को जब आप देखते हैं तो कैसे पाते हैं? कौन मजबूत अभी दिखाई देता है और फाइनल शक्ल क्या दिखती है आपको अभी? देखिए, कौन मजबूत दिखाई देता है, इसका सीधा जवाब है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, रिजल्ट सबके सामने है, हवा का रुख क्या है यह समझ में आता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 4 महीने बाद होना है। हम अभी उत्तर प्रदेश को डिस्कस करेंगे, जो आज की डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और उसको गहराई से समझने की जरूरत है। खालिद भाई, ऐसा है कि समाज का निर्माण विभिन्न वर्गों जातियों से बनता है भारत में, और जातिवाद, जातीयता एक हकीकत है, इसको हम ब्रश असाइड नहीं कर सकते हैं। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि कांग्रेस को क्यों अभी फिलहाल बाहर रखा जा रहा है। देखिए, होता क्या है कि सपोर्ट बेस सपा और बसपा की क्लियर है कि बैकवर्ड्स एंड दलित्स। कांग्रेस और भाजपा का दोनों का कोर वोट बेस अपर कास्ट है। स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि अपर कास्ट वोट सिर्फ भाजपा को न चला जाए, कांग्रेस अकेले लड़ती है तो महागठबंधन को लाभ होगा, ये समझने की जरूरत है। सब मुस्लिम्स वोट भी तो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम हैं, लेकिन जब सपा बसपा मिल जाएगी तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम उधर ही जाएंगे, ऐसा अंदाजा है। फिर मुस्लिम वोट नहीं बढ़ता है, डबल माइंडेड नहीं होगा, वो सिंगल माइंडेड जाएगा, नहीं होगा। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि लैक ऑफ अग्रीमेंट डज नॉट नेसेसरली मीन एनमिटी। कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इट कुड बी ए पार्ट ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी। तो यह स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, इस निगाह से भी हम लोगों को देखना शुरू करना होगा। रही लीडरशिप की बात,
तो देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंटेरियंस मिलके चुनते हैं, ये कानून कहता है, संविधान कहता है। अब देखने की चीज है, और ऐसा पिछले कई चुनावों में होता चला आया है कि लीडरशिप बाद में डिसाइड होती है, तो फिर देखना है। और 2004 का जो है हमारे सामने, जैसा भी उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया कि ऐसा ही था, और वाकई देखा भी हमने कि 10 साल तक के कामयाबी के तौर पर गवर्नमेंट चलाई गई यूपीए के जरिए। हालांकि आखिर में क्या हुआ, उसके बाद 2014 में क्या हुआ हमने देखा है, 2019 में क्या होगा वो अब देखना है। और हम इत्तेहाद के पेच की बात कर रहे हैं जिसमें एनडीए और यूपीए दोनों ही फंसे हुए हैं, और खासतौर पर अपोजिशन जमातें किस तरीके की हिकमत अमली अपनाएंगी वो कहीं ना कहीं अपने पत्ते खोल नहीं रहे हैं। और एक तरह से देखने को भी ये मिल रहा है कि शायद वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को। क्या कंफ्यूज हो रही है बीजेपी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी अपने दामन को कैसे बचाएगी, अपने कुनबे को कैसे बचाएगी, बीजेपी के सामने आज इस वक्त बड़ा सवाल ये भी है। खासतौर पर बिहार देख लें या फिर महाराष्ट्र। महेश जी, मैं आपके ही पास आ जाता हूं कि बिहार में ये क्या हो रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर के अमित शाह और नीतीश कुमार साहब मिल लेते हैं, बातचीत हो जाती है, सब कुछ तय हो जाता है, सीट ऐसे ऐसे हम लड़ेंगे। लेकिन आपके और भी तो जमातें थी, मुआविन पार्टियां हैं, क्या आप उनको नहीं देखेंगे? आप उपेंद्र कुशवाहा साहब को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे? आप एलजेपी को भी क्या बिल्कुल नहीं सोचेंगे? ये सवाल तो बनता है ना, क्योंकि आप तो कहते सबका साथ सबका विकास, तो सिर्फ आवाम के लिए नहीं बल्कि अपने कोalition को भी तो देखिए। नहीं, राजनीतिक पार्टी होने के नाते उन लोग का जो भी अपना सोच है, उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कह के गए और वो क्या कह के यूपीए में जाएंगे, मेरी समझ से परे है। उपेंद्र जी को अब वो एक ऐसी पार्टी के या ऐसे अलायंस के अंदर जाने का दिया गया, देखिए, या मजबूर किया गया, क्योंकि वो बार-बार ये कह रहे हैं। पहले तो बात ये है कि आधार क्या बनाएंगे, कोई भी चीज कहने का कोई आधार तो होता है ना। खीर चावल सब कुछ उन्होंने कर दिया। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी छोड़कर गए एनडीए, तो उसका कोई आधार होना चाहिए। अगर आप ये सोच के आखिर में यूपीए का वो बुनियाद तो बता रहे हैं कि मुझे दरकिनार किया गया, मुझे और एनडीए क्यों छोड़े, पड़ी मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया, मुझे ऐसा बंटवारे में नहीं रखा गया। भी नहीं है सर, जाने का तो आधार बता रहे हैं। कोई आदमी सुनिए, अगर कोई आदमी का क्या आधार होगा ये बोले दीजिए साहू साहब, उसके बाद फिर आप जो कहिएगा बिल्कुल सर, वो आधार की बात कर रहा हूं। ये सब बिहार की बात नहीं है और हमारे घटक दल की बात नहीं है। हमारे घटक दल आज भी इंटैक्ट है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हमारे पास 41 ऐसे लोग हैं जिनके कंट्रीब्यूशन सीट के मामले में ना के बराबर है। उसके बावजूद भी हम सिर्फ हमारे साथ इंटैक्ट है और उनके जरिए हम अपने विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाए हुए हैं। ये तो ध्रुव सत्य है और यही हमारा आधार है। इसी आधार को हमने अपनी जीत पक्की करने के लिए एक जल्दी से एक छोटा सा सवाल है। पूरे देश में हमारे पास एक एनडीए ही ऐसा है। एक बात, दूसरा कि ये लड़ाई जो है आतंक और लाल आतंकवाद के या शहरी आतंकवाद के ऊपर नहीं लड़ी जाएगी। इस सेकुलरिज्म और ये कम्युनलिज्म पे अब ये देश नहीं चलेगा, ये देश विकासवाद के ऊपर चलेगा। एक बात। दूसरा कि आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में यूपीए का गठबंधन, एक यूपीए का गठबंधन, मैं नहीं बोल रहा था, आप ध्यान से सुनिए, यूपीए का गठबंधन ना यूपी कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए क्यों लोग तैयार नहीं है। ये ठीक वैसे ही है जैसे मायावती जी का एक टाइम में यूपी में हाल हो गया था। यूपी में क्या था कि वो मायावती जी भ्रष्टाचार की आकंठ डूबी हुई थी, उनके लोग उनसे भागना शुरू कर दिए थे। इस तरह की स्थिति जो है कांग्रेस में आज बन चुकी है। उनके जितने टॉप लीडर्स हैं आज वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कोई भी उनसे अपोजिशन में क्या है, कांग्रेस में क्या है, उससे अलग मैं एक बात नहीं कर पाएगा। आप 41 पार्टियां इंटैक्ट है। विवेक जी, मैं जवाब दूं, ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं का एक जो कुर्बा है, ठीक है ना, ये उनकी परेशानी है, वो उसको संभालेंगे। मैं जवाब ले लूं विवेक जी से, देश के सवाल है जी से मैं जवाब ले लूं। आज आप अगर भ्रष्टाचार करिए, देश को लूटिए, मेरे सवाल को लेकर आप खा गए, की सेवा मैं बस ये कह रहा था, बिल्कुल मैं बस इतना कह रहा था, सत्य है। ये आप किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। विवेक साहब देखिए, महेश जी, सबसे पहली बात है, आप कह रहे हैं कम्युनलिज्म वर्सेस सेक्युलरिज्म की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल है। आप लोगों के एरोगेंस की वजह से 3 राज्य अभी आपके हाथों से गए। आप सुनिए सर, प्लीज लेट मी स्पीक। मैंने आपको नहीं रोका था, मुझे बोलने दीजिए आप, प्लीज। आप गलत बोलिएगा, यही एरोगेंस है कि आप बोलने नहीं दे रहे।
सबसे पहली बात है कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। 10 लाख लोग, सर, 10 आप लाख कॉम्पिटिटिव मैदान में आ गए, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रामलीला मैदान में शिवसेना भी अयोध्या में पहुंची थी, आपसे पहले पहुंची थी, इसी झूठ की वजह से हारे हो। इसी तरह से किसानों को आपके स्पोक्स पर्सन ने जो हल्के में लिया है, 3 राज्य हारे हो, और बोलो 10 लाख नहीं थे, पूरा देश हारोगे। कैसे हारे? और सुनिए, जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स अयोध्या में जाकर के शिवसेना के साथ हिंदुओं के वोट के लिए, अभी आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे ना, उनकी बात आ जाए, आपकी बात सर, इसी को एरोगेंस कहते हैं। सुनिए, अयोध्या में जाकर के शिवसेना के साथ ठीक है। अयोध्या में शिवसेना पहले पहुंच करके हिंदू वोटों के लिए जो बीजेपी के साथ कंपटीशन कर रही है, कंपीटिंग एज टू हु इज द बिगर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदूज, ये क्या है? ये कम्युनलिज्म को फैला करके लेकिन यहाँ पर कोalition के बाद गुम हो गई। उन्होंने तमाम दूसरी बातें भी कही कि कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते। ठीक है, वो जवाब आ गया विवेक जी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एक अछूत की तरह हो गई है। क्या ऐसा है विवेक साहब? मुझे सवाल ले लीजिए महेश जी, एक सेकंड। विवेक साहब, महेश जी ने यह भी कहा कि कांग्रेस एक अछूत की तरह हो गई है, इसी वजह से लोग उससे बच रहे हैं। ऐसा है क्या? भ्रष्टाचार की वजह से, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, जवाब आ जाने दीजिए। आतंक की वजह से, जवाब आ जाने सबको बोलने दीजिए। महेश जी सबको बोलने दीजिए। महेश जी सबको बोलने दीजिए। लाल आतंक। विवेक साहब जल्दी से, कांग्रेस अछूत है क्या? आदमी साहब आ रहा हूँ। अरे महेश जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज जी। हाँ, आपका सवाल जो था वो बहुत ही मान्य सवाल है। पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स इज नंबर 1। ये माने या ना माने, ठीक है, कांग्रेस अछूत है क्या? इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इशू पे इन्हीं चैनलों के ऊपर पूरे साल भर शिवसेना के विवेक जी, अब मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा है सर। यही मेरे सवाल का जवाब, कांग्रेस क्या अछूत है? उन्होंने एक बात पूछी, आपने अपनी बात रख ली। गठबंधन होंगे, सेक्युलर पार्टी हम सपोर्ट करेंगे, सेक्युलरिज्म के नाम पे कांग्रेस को सेक्युलर दल सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आदमी साहब, क्या आप एक तरीके से अछूत हैं? महेश साहब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता है। अरे महेश साहब, भ्रष्टाचारी को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, करने दीजिए ना। बेल पर है, जेल में जाने के लिए तैयार है, उसको सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? आप क्लियर कट बताइए, आप मुद्दे पे किस मुद्दे पे सपोर्ट करेंगे? बाकी लोग भी है ना महेश सर, बाकी लोग भी है ना सर, मुझे बाकी लोग बताना चाहिए ना कि ठीक है, वो ठीक है ना यार। हम एक बात बताइए, वो उनकी परेशानी है महेश जी, अगर ये पूछे, अगर ये बचाने के लिए, उनकी देश के मुसलमान को बचाने के लिए हम कांग्रेस, देश के मुसलमान को बचाने के लिए कांग्रेस के ठीक है। महेश साहब और विवेक साहब, आप दोनों के पास आऊंगा सर, मैं अभी आप दोनों के पास नहीं आ सकता, मैं आता हूं आपके पास। आजमी साहब, कांग्रेस अछूत है क्या? नहीं, देखिए, एक अछूत, अभी 19 का चुनाव तो बता देगा कि कौन अछूत है कौन अछूत नहीं है। इन्होंने देश में जिस तरह छला है देशवासियों को, चाहे वो किसान हो चाहे वो नौजवान हो, ये अछूत तो ये तय करेगा कि देश का अछूत कौन है और देश का प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है कौन नहीं है। अच्छा, चलिए ये बता दीजिए आप मुझे कि साहे सर ने अभी एक बात कही कि एक तरह से स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है कि कांग्रेस को अलग रखा जाए, वो शायद वोट काटे और कहीं ना कहीं बीएसपी और सपा के इत्तेहाद को फायदा पहुंचाए। कोई स्ट्रेटजी है क्या ऐसी? नहीं, देखिए, स्ट्रेटजी, राजनीतिक स्ट्रेटजी कोई डिस्क्लोज नहीं करता है अपनी, लेकिन आप ये देखिए कि देश का जो माहौल है वो गठबंधन का माहौल है, और गठबंधन के इस माहौल में अल्टीमेटली नुकसान हर हाल में मोदी जी का होना है, क्योंकि देश की जनता, देश का गरीब, लेकिन सर कंस्ट्रक्टिव जवाब नहीं आ पाता। दिक्कत यही हो जा रही है कि बातें तो यही कही जा रही हैं, लेकिन भाटी जी जरा मुझे बताइए, मैं महेश साहब आता हूं सर, मुझे और भी लोगों के पास जाना है, जरा मैं उनके पास भी बोलूं। भाटी जी, क्या वाकई कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है? और कहीं ना कहीं एक साय सर ने एक बेहद अहम एनालिसिस किया कि ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा कुछ है? आप कुछ बताएंगे? नहीं, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते आपके चैनल पर बैठकर, ना स्ट्रेटेजी ओपन की जाती है कि क्या स्ट्रेटेजी होगी। कांग्रेस होगी कि नहीं पार्टीज का, बस इतना ही बता दीजिए। नहीं, देखिए, बड़ी ईमानदारी की बात है कि अभी ये हमारे नेता तय करेंगे। अभी हमें इस बारे में बोलने
का अधिकार नहीं है, जब तक पार्टी तय नहीं कर लेती, जब तक पार्टी नेतृत्व तय नहीं कर लेता। अभी ना हम ये कह सकते हैं होगी हिस्सा या नहीं। देखिए आरएलडी के बारे में ये बात आ जाती है कि वो साथ होगी, 3 सीटें उसको दे देंगे, आप लोग आपस में बात करके कांग्रेस को एकदम ही किनारे। तो मैं वही पूछ रहा हूं कांग्रेस कहीं है कि नहीं है? ये जो आप कोट कर रहे हैं ये केवल मीडिया की खबरें हैं, पार्टी की तरफ से अभी कुछ नहीं आया। अरे सर, आप भी ये जानते हैं कि मीडिया में खबरें कहां से आती हैं और कौन इस खबरों को बाकायदा फ्लो करता है सर। इस बारे में मैं क्या बोलूं सर, ये भी तो एक जो अधिकृत सच्चाई है ना हो, मैं पार्टी की ओर से न कही गई हो, उन पे हम बहस नहीं कर सकते। ओके ठीक है, 5 सेकंड विवेक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सऊद भाई कि ये यूपी में एक अलग अलायंस होगा राज्यों के हिसाब से, समीकरण देखते हुए कि ताकतवर पार्टी को। अब आपने बात कही ना, हाँ बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस अछूत नहीं है, वो भी एक सेकुलर पार्टी है। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं साहिल सर। देखिए ये एक बड़ी बात आ गई कि कहीं देखिए अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग अलायंस। ऐसा नहीं है कि सीधे एक अपोजिशन आएगा, 10 लोग आएंगे, हाथ उठा देंगे, बोलेंगे अब हम साथ हैं, बल्कि ये इशारा कर रहे हैं कि यूपी के हिसाब से अलग तरह से जाएंगे, पश्चिम बंगाल में अलग तरह से जाएंगे, बिहार में अलग तरह से जाएंगे, बाकी जगह पर कुछ अलग तरह से जाएंगे। यही आप देख रहे हैं क्या तस्वीर, या फिर आप कुछ अलग देख पाते हैं? नहीं, ये नेचुरल प्रोग्रेशन है टुवर्ड्स महागठबंधन। ये नेचुरल है, ये कृत्रिम नहीं है। ओके, मैं इसको समझाता हूं। जरूर सर। देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वहां कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए अकेले सक्षम थी और उसने हरा दिया, ठीक है। वहां सपा बसपा की जरूरत नहीं पड़ी। उत्तर प्रदेश में सबको ही जानते हैं कि जिस दिन सपा बसपा मिल गई, तीसरा दल की जरूरत ही नहीं है, वो हरा देंगे। तो वहां की स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है। मैं आज आपका ध्यान एक चीज एक दो बातों पे और आकृष्ट करना चाहता हूं कि देखिए सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म की अभी बड़ी बहस हो रही थी। इस सिलसिले में मैं एक ही संकेत दूंगा कि अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, इतना बड़ा राम मंदिर आंदोलन के बावजूद, सबरीमाला आंदोलन के बावजूद, ये इलेक्शन में कहीं मुद्दा था ही नहीं। बिल्कुल 5 राज्यों में नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, अखिलेश यादव का बयान आपने अभी लाइव दिखलाया कि वो स्टालिन के बयान पे रिएक्ट कर रहे थे कि स्टालिन साहब ऐसा सोचते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि महागठबंधन ऐसा सोचे। उन्होंने कहा, ये बयान दिया। इसका मतलब समझिए। जी मैं जी आता हूं। इसका मतलब ये है कि अधिकांश प्रदेशों में, हिंदी भाषी क्षेत्र छोड़ दीजिए तो क्षेत्रीय दल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी सीटें भी बहुत होती हैं। अभी 2 राज्यों का मैं एग्जांपल दूंगा, तेलंगाना और मिजोरम, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत थी, वहां ये दोनों बड़े दल गायब हो गए। दोनों बड़े दल गायब हो गए। यही मैं भी कह रहा हूं। तो जहां जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां दोनों राष्ट्रीय दलों को तो सर देखिए एनडीए को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? अगर महेश जी जो तमाम बातें कह रहे हैं, अब चंद्रबाबू नायडू उनसे नाखुश, अब यहां पर एलजेपी भी कहीं ना कहीं अपनी बातें कह रही है, उपेंद्र कुशवाहा साहब जा चुके हैं, मांझी साहब पहले ही जा चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 41 लोग इंटैक्ट हैं, 41 जमातें इंटैक्ट हैं। क्या वाकई इंटैक्ट हैं? शिवसेना भी उधर आके दिखाती है। देखिए खालिद भाई, ये भी एक परम सत्य है कि आज के दौर में हर राजनीतिज्ञ मौसम वैज्ञानिक है। हवा का रुख समझ में आ रहा है, एनडीए कमजोर हो रही है और एनडीए के जो सबसे बड़े समर्थक मित्र हैं वो भी मानते हैं कि मोदी जी में अब वो ताकत नहीं है जो 2014 में थी। फर्क आ गया है। तो ऐसे में सब आदमी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो आकलन कर रहे हैं और रिएक्शन ले रहा हूं बस और मैंने कहा ना, जैसे यूपी बिहार, वहां दोनों राज्यों की राजनीति अलग अलग, बहुत डिफरेंट, अलग है। यूपी में जैसा मैंने कहा कि 2 दल मिल गए, सपा बसपा, तो तीसरे की जरूरत नहीं। बिहार में वैसी स्थिति नहीं है। कब तक? जब तक नीतीश जी वहां है। अब नीतीश जी, लेकिन मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता कि एनडीए के साथ बने रहेंगे। इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। अनसर्टेन। जी 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 जी। ये लेकिन सर सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक जब आपने जिक्र किया तो पासवान साहब को ही माना जाता है। अब अगर वो इशारे कर रहे हैं तो क्या मतलब तमाम मौसम वैज्ञानिक हैं लेकिन सबसे माहिर तो वही हैं। और आपने देखा कि जिसके भी साथ होते हैं वो वजीर का ओहदा हासिल कर लेते हैं। अब उनका क्या दिखाई दे रहा आपको? मैं बताता हूं। आज आपने चिराग पासवान का बयान सुना। बिल्कुल, मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं और वैसा काम भी करते रहे हैं। लेकिन आप कल्पना करिए 1996 सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक यूनाइटेड फ्रंट का चेयरमैन चंद्रबाबू नायडू चुनाव के बाद वाजपेयी जी के साथ चले गए।
तो मौसम वैज्ञानिकों की कोई कमी नहीं क्योंकि है। सर मौसम भी तो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन, बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल वही बात है। मैं इसको भी जरा समझूंगा और बहुत देर से महेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं जरूर उस पर भी जवाब लूंगा क्योंकि साहिद सर ने तमाम बातें कही हैं एनडीए को लेकर के। महेश जी आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ी दिलचस्प इस वक्त सियासत नजर आ रही है इस वक्त मुल्क में, और सियासी दौर जो है वो ये है कि हर एक जमात जो है अपनी अपनी गोटे फिक्स कर रहा है और हवा का रुख भापने की भी लगातार कोशिश हो रही है कि आखिर 2019 का रुख क्या होगा और हमारी सिमत उस हिसाब से क्या हो। हम इसी को लेकर के जरा बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। जैसा कि मैंने महेश जी कहा था कि ब्रेक के बाद सीधा आपके पास आऊंगा। बताइए, कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन एनडीए को लेकर के जो आप बात कहते हैं कि हम इंटैक्ट हैं, खुद साहिद सर ने भी कह दिया कि कहीं ना कहीं सभी जो है वो अपने अपने हिसाब से रुख पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और दरक रहा है आपका कुनबा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब चीजें अंदर ढकी छिपी नहीं है, सामने आ चुकी हैं। जिनका आधार नहीं है वो तो दरकेगा ही, लेकिन जिनका आधार है वो बिल्कुल मजबूत है। एक बात। दूसरी बात जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, जो सहाय साहब ने भी बात कही कि देखिए जहां जीत का आधार है लोग उसी की तरफ जाएंगे, लोग उसी को हमेशा टटोलेंगे, वहीं पे अपनी चीजों को समझेंगे कि यहीं मेरा रहना जरूरी है। अब आप मुझे ये बताइए कि आज की डेट में राहुल गांधी को अखिलेश यादव जो है सर्वश्रेष्ठ क्यों माने? उनके पास क्या ऐसा है? राहुल गांधी अखिलेश जी के पास ऐसा क्या नहीं है जो कि वो राहुल गांधी को मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप राहुल गांधी को लेकर के बातें, सर जितना जो है, जितना विवेक जी, जितना भाटी जी, जितना खुद आजमी साहब राहुल गांधी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा एक बीजेपी के लीडर की तरफ से राहुल गांधी के बारे में बात आ रही है। बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। पूछ रहा हूं आखिर में यूपीए गठबंधन किसके लीडरशिप में या किसके नेतृत्व में जो है यूपीए गठबंधन बनेगी? महागठबंधन का जो कवायद है, अरे आप कह रहे हैं अछूता नहीं है, अछूता नहीं है, आप अभी खुद बोले हैं। बिल्कुल नहीं है, लेकिन मिलकर आपने अभी कहा आपके चाल चेहरा चरित्र, आप बोलने के अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपके पास जनाधार नहीं है, आपके बोलने का कांग्रेस कोई मतलब नहीं निकाल सकती है। आप कम्युनिस्ट का बोलने का कोई मतलब नहीं रहा इस देश में। नहीं, आपके कहने से थोड़ी ना आतंक का परचम फैलाने वाले हम बोलेंगे इस देश में आप लोगों ने हम बोलेंगे 112 से 156 आतंकवाद पैदा किया। भाई राहुल जो है इन्होंने कैंडिडेट बनाया प्रधानमंत्री का, ना कांग्रेस ने बनाया ना अपोजिशन से बनाया। और शाहिद साहब बिल्कुल कहिए ना, कह रहे थे, कहिए ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो ब्रेकिंग न्यूज हो गई भाई। बीजेपी डिसाइड कर रही है कि दुश्मन कौन है। राहुल गांधी जी ऐसा है क्या वाकई बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को ऐसा कैंडिडेट पीएम वर्सेस राहुल गांधी करना चाहती है? मोदी वर्सेस राहुल है क्या? ये कम्युनिस्ट ने 3 महीना 13 में, कम्युनिस्ट ने 3 महीना 13 में, मेरा दुश्मन कौन? अरे भाई कांग्रेस के साथ ना आपका कोई लेना ना देना, किसी ने बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी जाना, भाटी जी किसी ने नहीं कहा कि आपका कोई सिद्धांत वक्त के हिसाब से चलना होगा। भाटी जी, सिद्धांत नाम की कोई चीज है कि नहीं? बिल्कुल इशू बना के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन ये इनके बहकावे में लोग आते नहीं है, लोग असलियत समझते हैं। ये जो भाषा अब बोल रहे हैं हमारे महेश भाई, यही भाषा इन 5 प्रदेशों में भी ये बोलते रहे। नहीं, ये बात कहां से आ गई कि राहुल गांधी को कैंडिडेट बनाया जा रहा है? बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी मोदी जी के सामने बोल गए, बीजेपी के ऊपर कहां से बात आ गई? नहीं, वो लोग तो बोल गए सर, लेकिन बीजेपी बोल रही है, ये बात कहां से कर रहे हैं? 6 महीने पहले तक राहुल गांधी को कोई विकल्प के तौर पर, और आप 1 महीने के बाद आप देखिएगा राजनीति बिल्कुल चेंज मिलेगी, भ्रष्टाचार के ऊपर ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। महेश जी बात एक एक करके आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जितना राहुल का प्रचार किया, राहुल को इनका धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर देश में स्थापित किया। उनका क्या फायदा सर? नरेंद्र मोदी जी ने और इन्होंने नहीं, ये सोचते थे कि ये सॉफ्ट टारगेट है राहुल गांधी को। जब हम राहुल गांधी करेंगे, राष्ट्रीय पार्टी है भाई कांग्रेस, एक वो क्या करेगी? मोदी जी की विफलताओं के खिलाफ भाटी साहब, आप तो एक क्षेत्रीय पार्टी है। मैं भाटी जी से जल्दी से भाटी जी मैं साहिद सर से जल्दी से रिएक्शन ले लूंगा, आजमी साहब के पास भी जाऊंगा। लेकिन साहिद सर देखिए, ये बड़ी दिलचस्प इस आखिरी फेज में ये बात हो गई कि राहुल गांधी की क़यादत क्या है, राहुल गांधी को एज अ लीडर जो है वो बीजेपी फेस करती, क्या ऐसा एक ये बात कहां से आ गई? ये बात इसलिए आई कि सबके आंख के सामने में है, कोई माने या ना माने। क्या ठीक जिस तरह 2002 के बाद नरेंद्र मोदी को देशव्यापी नेता कांग्रेस ने बनाया, सुबह दोपहर शाम मोदी जी को गाली बक्के, ठीक उसी तरह सुबह दोपहर शाम राहुल को गाली बककर ये लोग नेता स्थापित तो क्या फायदा सर? फायदा ये है
कि हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर संघीय है और इन दो पार्टियों के बीच में शैडो बॉक्सिंग चलती रहे, देश का ध्यान आकृष्ट रहे और यही दोनों बड़े दल इमर्ज करें। बड़े भाव से एक बात कहना साउथ भाई, ये रियलिटी है। नहीं, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट होकर अगर इस बात को नहीं, ये बात इतनी बड़ी कह दी विवेक जी ने कि राहुल गांधी को कैंडिडेट बीजेपी ने बनाया। जी देखिए, तो भी यही कह रहे हैं साहिल सर वो क्यों बनाया, ये साहिल सर जल्दी से रिएक्शन लेकर आपके पास आ रहा हूं मैं। हाँ, एक बात सुनिए, अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया राहुल गांधी को, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं नेता बीजेपी ने बनाया। आज दिल्ली में ठंडक क्यों है? तो पिछले 60 साल से कांग्रेस ने, जवाहरलाल ने, इंदिरा गांधी ने, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया। तो सर मैं वही तो पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी क्या बीजेपी के लिए ये था कि बीजेपी के सामने एक ऐसा टारगेट होगा जो पार ही नहीं पा पाएगा कोई उससे? जी, इन लोगों ने सोचा पप्पू, ठीक है, मोदी जी वर्सेस राहुल, ठीक है। आजमी साहब जल्दी से, आजमी साहब का रिएक्शन देखिए। महेश जी, बात राहुल जी की हो रही है, बात राहुल गांधी की हो रही है के मामले में बेल जल्दी से, ठीक है, साहिल सर जल्दी से, जल्दी से, ऐसा कोई भी पार्टी का नेता नहीं है और कोई भी पार्टी, ठीक है, साहिल सर, हाँ साहिल सर, मैं सिर्फ एक इतिहास को याद दिलाना चाहता हूं। भाजपा से गलती क्या हुई, उसने राहुल को पप्पू बनाया, अब राजू बन गया जेंटलमैन इन तीन चुनावों के बाद। अच्छा ठीक है, बड़ी मोम की गुड़िया बनाया था इंदिरा गांधी। आप एक महीने के अंदर मोम की गुड़िया बनाया था और उसके बाद वो शेरनी बन गई। ठीक है, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा हो गई थी। ठीक है सर, मैं आता हूँ लेकिन सर बहुत देर से देखिए राहुल गांधी के बारे में बहुत देर से बात हो रही है, लेकिन आजमी साहब से जल्दी से रिएक्शन नहीं ले पाया हूं मैं, तो ले लेता हूं। आजमी साहब जल्दी से आप इस पर क्या कहेंगे, बहुत शॉर्ट में अपनी बात रख सकें। राहुल गांधी अपनी वजह से नहीं, बीजेपी की वजह से लीडर बने, यही बात है पूरी। अब ये देखिए, एक डूबता हुआ जहाज जब इस तरह की बात करने लगे तो इससे अंदाजा लग जाता है। ये हमने नहीं कही, वाकई में कांग्रेस मित्र ने कही है, हमने नहीं कही है, राहुल जी पार्टी के लोग कह रहे हैं। नहीं देखिए, राहुल जी से कितना खतरा इनको है, आप इनके लबो लहजे से अंदाजा लग सकता है। राहुल जी से खतरा है। चलिए इसी पर 30 सेकंड्स के लिए आगे आ जाता हूं सर, ठीक है, वक्त थोड़ा सा इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आपके पास फाइनल कमेंट के लिए भी आऊंगा, एक एक करके सबके पास जाना है मुझे। और महेश जी देखिए, मैं आपसे ही फाइनल कमेंट ले लेता हूं पहले, क्योंकि देखिए बहुत देर से यही बात हो रही है कि बीजेपी ने राहुल गांधी को एक कैंडिडेट बना दिया और ये भी कह रहे हैं आजमी साहब की आप डरते हैं, लेकिन क्या वाकई अजीम इत्तेहाद को लेकर के आपके मन में किसी तरह की कोई पशुपेश है? और राहुल गांधी ही कहीं ना कहीं अगर एकदम सामने होंगे तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा? देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि यूपीए गठबंधन में वैसे ही अपॉर्चुनिस्ट लोग जाएंगे जिनको ये लग रहा है कि किसी दिन अगर ये बेल पे जो लोग हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी सर्वमान्य नेत्री हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी, ये किसी दिन इनके बेल का खेल अगर खत्म हो गया और इनको जेल हो गया किसी वजह से, तो ये जो चीज है, ऐसे लोग अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, कुछ लोग जो सोचते हैं कि ऐसे टाइम में हम इसका फायदा उठाएं, और वो लोग इनके साथ नहीं जाना चाहेंगे जो कि भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई कांग्रेस के साथ हाथ मिला के अपना इमेज खराब। विवेक साहब 30 सेकंड में मैं उम्मीद करता हूं कोई क्रॉस नहीं करेगा, आप अपनी बात रखिएगा पूरी। बिल्कुल। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने एक तो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा उठाया, जेल जा सकते हैं। हमें सबसे पहले इस देश के माइनॉरिटीज को बचाना है, सेक्युलरिज्म को बचाना है, कम्युनलिज्म को दूर रखना है, राम के नाम पे जो ये गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोगों को तोड़ने की, उससे देश को बचाना है। इसके लिए सेक्युलर लॉबी प्रतिबद्ध है। पहली चीज, जहां तक इन्होंने भ्रष्टाचार का नाम किया, अभी भी मीडिया पे राफेल डील और अनिल अंबानी ऑफसेट पार्टनर 14 दिन की कंपनी बनाने के बाद कैसे बने, क्वेश्चन मार्क है। हम सड़क पे उतरेंगे। इसलिए 2019 सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म और एक क्लीन गवर्नेंस वर्सेस करप्शन होगा। चलिए ठीक है, भाटी साहब। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का मजबूत होना इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। कई लोग ये इस तरह की परसेप्शन रखते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रही, 2 पार्टी देश में होनी चाहिए। 2 दलीय पद्धति इस देश में पूरी तरह लोगों के जो जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। तो क्षेत्रीय पार्टियां हर प्रदेश में मजबूत हैं और क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी को हराने में सक्षम है। और ये प्रयोग पहले भी देश में होते रहे हैं। प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस, कैसे न कैसे सरकार जरूर बनेगी और एक अच्छी मजबूत सरकार बनेगी। ठीक है, अजीज साहब आप भी, अरशद साहब, आजमी साहब आप भी बताइए कि इन सब में बातें तो हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहीं हटी हटी सी दिख रही है।
साइडेड दिख रही है? देखिए, ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है कि कांग्रेस हटी हटी दिख रही है या कांग्रेस नेतृत्व से भाग रही है। ये तो अंडरस्टूड है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है और जो देश आप यूपी में सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है? जल्दी से इसका जवाब। सबसे बड़े घटक के तौर पे उभर के सामने आएगी और यूपीए 1 की मिसाल है। ठीक है, यूपी में सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है क्या आप? जल्दी से इसका जवाब। नहीं, सैक्रिफाइस जनता के लिए किया जाएगा। अगर कोई सैक्रिफाइस भी हुआ, ओके, किसानों के लिए किया कर सकते हैं, ये बड़ी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साहिब सर, गरीबों के लिए किया जाएगा। फाइनल तस्वीर की बात करें, क्योंकि देखिए एनडीए और यूपीए की एक बात हो रही है, अजीम इत्तेहाद ऑल वर्सेस, अब सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि एनडीए की भी बात हो रही है मोदी जी के साथ साथ। तो आप फाइनल तस्वीर क्या देखते हैं? 19 से पहले क्या बनेगी? देखिए अभी तस्वीरें बहुत बदलेंगी। जहां तक यूपीए का सवाल है या क्षेत्रीय दलों को गठबंधन का सवाल है, वो फ्रंटल आ करके अपने अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पत्ता अभी खुला ही नहीं है। वो कहते हैं ना, एस अप द स्लीव, वो क्या है ये मैं समझता हूं कुछ दिन इंतजार, मास्टर स्ट्रोक भी आ सकता है। हाँ, वो क्या खोलते हैं। तो चलिए, क्या एक मास्टर स्ट्रोक का इंतजार किया जाए जो बीजेपी की तरफ से आएगा, या फिर अपोजिशन कहीं ना कहीं तमाम कंफ्यूजन्स के बीच से एक रास्ता निकाल लेगी? यही देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुटे और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ आज का मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।